हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातें सभी को पहुँच सके। आइए लौटते हैं अपने टॉपिक पे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या था, कल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने कल पढ़ा था यूरोपियों का आगमन। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, उसको देख रहे थे। तो यूरोपियों के आगमन के अंतर्गत ही हम लोगों ने देखा था कल पुर्तगालियों का आगमन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से पुर्तगाली आए और क्या क्या यहाँ पे किए, वो सब हम लोग कल समझा। तो अब उसके आगे अब हम देखेंगे कि पुर्तगालियों के पास जो आने वाले यूरोपियन नागरिक थे उन लोगों में कौन थे। तो हम जानते हैं कि जैसे अगल बगल का क्षेत्र जितना होता है, जैसे मान लीजिए एक भारत है, ठीक है। भारत के अगल बगल में पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, जो भी है, चाइना है। तो अगर भारत कहीं पे जाके कुछ खोज करता है, ठीक है, कहीं ऐसा जगह चला गया जो अनजान हो, लेकिन वहां पे से बहुत फायदे वाला चीज उसको मिल रहा है भारत को, तो जाहिर सी बात है कि जब भारत वहां से लेके आएगा, तो भारत जब लेके आएगा तो भारत के अगल बगल में जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब में भी इसको जानने की चाहत उठेगी कि ये भारत कहाँ से लाया, क्यों लाया, क्या इसका फायदा है, क्या कितने इससे मुनाफा हो रहा है। तो यही सब चक्कर में जब पुर्तगाली यहाँ से सब सामान लेके गए, यहाँ से जो व्यापार करने का जो रास्ता खोजे, तो यहाँ से जब भारत से पुर्तगाली गए, अपने देश पुर्तगाल गए, तो वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर जब सामान को बेचना चालू किया, आयात निर्यात करना चालू किए, तो धीरे धीरे पुर्तगाल के अगल बगल में जो भी और भी कंट्री थे, जैसे डच था, डेनिश कंपनी जो था, डच था, डेनिश कंपनी, फ्रांस, ये सब इत्यादि जो देश थे, उन लोगों ने फिर क्या क्या ये चीजों को देखा। पुर्तगालियों की जो हलचल हुई थी, जो अचानक से जो बदलाव आया था, पुर्तगालियों का जो आर्थिक स्थिति जो अचानक से जो सुधरने लगा था, उस पर आके इन लोगों ने क्या क्या देखा। तो उसी क्रम में जब देखा कि जब कारण पता लगाया कि ये पुर्तगालियों का जो आर्थिक स्थिति है वो अचानक से इतना सुधार कैसे हुआ, क्या इन लोगों ने ढूंढ लिया जो इन लोगों का ये सुधार हो रहा है। तो उसी क्रम में उन लोगों को पता चला कि पुर्तगाली लोग थे क्या थे, भारत नामक एक ऐसा देश है जहां से वो लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे सामान लाए जो कि यूरोपीय कंट्री में पहले से उपलब्ध नहीं थे। तो वही सामान को बेचकर वहां से वो लोग क्या करते, कम दाम में लाते थे, वहां उठाते थे भारत से और अपने कंट्री में बेचते थे, ताकि वहां से बहुत ज्यादा फायदा होता था, उन लोगों को बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। तो ये सब जब पता चला तो उन लोगों के मन में आया कि अब हम लोग भी जाकर क्या करेंगे, भारत के साथ व्यापार करेंगे। तो उसी क्रम में तो जो दूसरा जो विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था, वो था जो दूसरा कंपनी आने वाले थे, वो थे कौन, डच थे, ठीक है। डच थे, कौन थे ये डच जो आए थे, तो पुर्तगाल तो थे, पुर्तगाली जो थे वो पुर्तगाल के थे, ठीक है, यूरोपियन नागरिक। तो डच कहाँ के थे, तो डच ये जो लोग थे वो थे नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। कौन, डच लोग थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। तो जब अब नीदरलैंड के निवासी थे, इन लोगों के मन में भी व्यापार करने का लालच जगा कि हम लोग भी जाएंगे तो पुर्तगाली लोग वहां से लेकर आए, तो हम लोग जाहिर सी बात है वहां से जब लाएंगे तो क्या हुआ कि हम लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे। तो ये नीदरलैंड से आए। तो सबसे पहला जब आने वाला था, जब डच लोग यहाँ आना चालू किए, तो सबसे पहला जो इसमें जो पहला अगर पूछता है क्वेश्चन में कि अगर पहला जो नागरिक था, सबसे पहला डच नागरिक आने वाला कौन था, तो वो था जो पहला डच नागरिक आया था, वो था कार्नेलियल डी हाउटमैन था। कार्नेलियल डी हाउटमैन नामक एक डच नीदरलैंड का निवासी था, जो कि 1596 में आया था कार्नेलियल डी हाउटमैन। अगर पूछेगा कि पहला डच यात्री कौन था जो कि भारत आया था, तो उसको हम बोलेंगे कार्नेलियल डी हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में आया था। तो ये यहाँ पे आया, तो यहाँ से ये आया था यहाँ पे पता करने के लिए, व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए आया था। तो जैसे ही आया, तो जब ये आया यहाँ पर, तो इसको जो पुर्तगालियों के बारे में जो पता चला था, वो यहाँ पर आके इसको पता चला कि हाँ वो सही था। उन लोगों द्वारा कुछ यहाँ पर वैसे चीजें उत्पादन होती थी जिसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते थे, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकते थे। तो ये जब कार्नेलियल डी हाउटमैन आया, तो इसने क्या किया, जैसे जैसे डच जो आया था, डच जब आने लगे धीरे धीरे आने लगे, तो क्या था, अब इन लोगों के समक्ष नई नई चुनौती आ गई थी, क्या कि जो वहां से जो पहले से जो स्थापित सत्ता थी, पहले से जो स्थापित शक्ति थी, उसको हटाना। क्यों,
आइए समझते हैं, अपने से समझते हैं। हम कहीं पे जाते हैं, अगर कहीं पर हम अपना सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में अपना सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें उपलब्ध है, यहाँ पर जो पहले से जो शक्ति है, वो कौन सी शक्ति यहाँ पर शासन कर रही है, वो हम जानते हैं कि वो जो शक्ति है वो क्या होती है कि हमारे लिए जो विकास के रास्ते में वो बाधा बन सकती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उस शक्ति को हटाने का प्रयास करते हैं वहां से। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो डच लोग आए थे, तो डच के पहले तो यहाँ से पुर्तगाली लोग निवास कर रहे थे। पुर्तगालियों का यहाँ पर फैक्ट्री बन चुके थे, व्यापारिक कोठी बन चुका था, कई कई राज्यों को ये हड़प चुके थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली के पास ये समस्या क्या थी कि जो डच के पास समस्या क्या थी कि जो पुर्तगाली लोग थे उसको यहाँ से हटाना, ठीक है, यहां से हटाना। क्योंकि हम जानते हैं कि पुर्तगालियों ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, और ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत क्या था कि समुद्र के व्यापार, समुद्री रास्ते पर अपना कब्जा कर लिया था। मतलब समुद्री जो व्यापार करने पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था पुर्तगालियों ने। तो उसी क्रम में उसी चीज को देखते हुए फिर डचों ने क्या किया, सबसे पहले तो अपना जो समस्या था उसको समाधान करने का कोशिश किया, यानी कि पुर्तगालियों को खत्म करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले जो यहाँ पर डच आया था वो कार्नेलियो डी हाउटमैन था। तो यहाँ पर आया, तो जब यहाँ पर आया तो उसने क्या किया, अपनी सरकार को यहाँ की वास्तविक स्थिति के बारे में डच में जाकर के बताया, नीदरलैंड में जाकर बताया। तो फिर 1602 में, फिर इसके बाद क्या हुआ था, 1602 में नीदरलैंड की सरकार द्वारा 1602 में नीदरलैंड की सरकार द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कहीं से कुछ शासन करना चाहते हैं, किसी राज्य में शासन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक अकेले व्यक्ति के द्वारा शासन नहीं कर सकते हैं। और फिर तब तो और नहीं, जब वहां से कोई वास्तविक सत्ता, जो पहले से ही शक्तिशाली सत्ता थी, वो वहां पर स्थापित हो चुकी है। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ा, बहुत सारी जनसंख्या में आकर के हमको वहां पर सत्ता स्थापित करना पड़ेगा। तो यही सब कारणों को देखते हुए जो नीदरलैंड की सरकार थी वो 1602 में यूनाइटेड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यानी कि डचों के द्वारा जो कंपनी स्थापित की गई थी वो थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना किए थे। क्यों? तो कि इसी कंपनी के द्वारा जो भी जहां पे जो भी गतिविधियां होने वाली थी वो इसी कंपनी के द्वारा नियंत्रित की जाती। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद क्या किया गया, तो जब ये कंपनी स्थापना हुआ, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में जब स्थापित किया गया नीदरलैंड के निवासियों द्वारा, यानी कि डचों द्वारा जब यहाँ पर स्थापित किया गया, तो सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो पुर्तगाली का जो एकाधिकार था व्यापार पर, उसको खत्म करना। तो इसने धीरे धीरे पुर्तगालियों के साथ विद्रोह करना चालू कर दिया, युद्ध करना चालू कर दिया। धीरे धीरे उसकी शक्ति को, पुर्तगालियों की शक्ति को कम करना चालू कर दिया। जब धीरे धीरे कम होने लगा तो कई बार पुर्तगाली और डचों के बीच में समझौता भी हुआ, और बहुत सारे युद्ध भी हुए थे। तब इस तरह से धीरे धीरे आगे जाकर जब धीरे धीरे पुर्तगालियों की शक्ति जो थी यहाँ पर धीरे धीरे कम होने लगी, तो 1602 में जब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, तो इसने क्या किया, सबसे पहला मुख्यालय जो था वो कहां पर बनाया था, पहला मुख्यालय पुर्तगालियों ने पहला मुख्यालय कहां पर बनाया था, मसूलीपट्टनम में बनाया था। ठीक है, कहां पर, मसूलीपट्टनम में। क्योंकि हम जानते हैं कि बिना मुख्यालय के, बिना एक स्थायी संस्था के हम कहीं पे शासन नहीं कर सकते हैं। हमको वहां पे उस क्षेत्र के देखभाल के लिए, उस इलाके पर अपना शासन कायम करने के लिए हमको एक संस्था चाहिए। तो ये सब देखते हुए डचों ने अपना सबसे पहला जो मुख्यालय था वो कहां पर बनाया था, वो मसूलीपट्टनम में बनाया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गए आप लोग कि सबसे पहला जो डच यात्री आने वाला था वो कार्नेलियो डी हाउटमैन के नेतृत्व में आया था 1596 में। और फिर यहाँ पर आकर धीरे धीरे यहाँ की वास्तविक स्थिति का पता लगा करके नीदरलैंड की सरकार को बताया। तो नीदरलैंड की सरकार ने फिर वहां से एक कंपनी को भेजी थी जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1602 में यहाँ पर भारत में आई थी। और उसके द्वारा जो पहला मुख्यालय बनाया गया था, यानी पहला जो व्यापारी कोठी खोली गई थी वो मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। ठीक है, ये पुर्तगालियों का, डचों का पहला व्यापारी कोठी कहाँ खोला गया था, मसूलीपट्टनम में। और पुर्तगालियों का पहला व्यापारी कोठी कहाँ खोला गया था, जो हम बताए थे कल, वो पुलिकट में खोला गया था। तो अब यहाँ क्या था, ये तो यहाँ पर तो व्यापारिक कोठी खोली गई, लेकिन क्या था कि जो मुख्य केंद्र जो डचों का था, मुख्य केंद्र वो क्या था,
मुख्य केंद्र के रूप में इन लोगों ने पुलिकट को चुना था। वे पहला मुख्यालय तो स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में, लेकिन इन लोगों ने मुख्य केंद्र के रूप में यानी व्यापारिक का जो सारी गतिविधियां थी, चूंकि मुख्य जो पुलिकट वो था क्या था, वो वहां से व्यापार पुर्तगालियों ने पहले उस जगह को ऐसा डेवलप कर चुके थे जिससे कि वहां से हर तरीके से हर जगह से व्यापार करना आसान हो रहा था। तो सबसे पहले ये जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, पुलिकट पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया और उसी क्रम में अपना भी मुख्य केंद्र कहां पे बनाया, पुलिकट पे बनाया। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमको दुश्मन को हराना है तो हमको दुश्मन के नजदीक रहकर ही हमको उसकी सारी गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा। तो यही चीजों को देखते हुए डचों ने पुर्तगालियों के कंपनी के समक्ष ही अपना जो मुख्य केंद्र था, व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, उसको बनाया था पुलिकट में। लेकिन इसका जो पहला मुख्यालय बनाया था वो था मसूलीपट्टनम में। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ गए। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ था। तो ये पुलिकट में यहां पर हुए थे, तो यहीं से इन लोगों ने क्या किया, अपना एक स्वर्ण सिक्का ढालना चालू कर दिया था। डचों ने स्वर्ण सिक्का ढालना चालू कर दिया था। और इस स्वर्ण सिक्का को क्या बोला जाता था, तो इस स्वर्ण सिक्का को पैगोडा के नाम से जाना जाता था। पैगोडा के नाम से जाना जाता था। तो देखो, मुख्य व्यापारिक केंद्र खोला गया पुलिकट में, लेकिन मुख्यालय जो खोला गया था, पहला मुख्यालय वो मसूलीपट्टनम में। तो पुलिकट जब व्यापारिक केंद्र था, तो यहां से व्यापार जब सारी गतिविधियां होने लगी, तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए हमको आर्थिक व्यवस्था करना पड़ेगा ना। तो यही सब चीजों को देखते हुए इन लोगों ने पुलिकट से ही स्वर्ण सिक्का ढालना चालू कर दिया, जिसको कि पैगोडा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहां तक देख लिए। चलिए आगे समझते हैं इन लोगों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या समझा अभी तक, कि सबसे पहला जो डच यात्री आने वाला था वो था कार्नेलियन हॉटमैन था। ठीक है, 1596 में आया था। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उसने सबसे पहला मुख्यालय मसूलीपट्टनम में बनाया था, लेकिन जो व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र वो पुलिकट में था। अब यहाँ पर जो डच लोग आए, तो डच लोग का जब आए थे, तो वहां पर उनका जो मुख्य उद्देश्य था, पहले सिर्फ यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। ये लोग आए थे क्योंकि यहाँ से वो लालच के बल पर आए थे, क्योंकि पुर्तगालियों की तरह जो यहाँ से सामान ले जा रहे थे, तो उनके बारे में पता करके लालच उनके मन में पनपा, तो उसी के बल पर यहाँ आए थे। तो उनका मुख्य उद्देश्य सबसे पहले क्या था, कि यहाँ पर डचों का मुख्य उद्देश्य था जितना से जितना व्यापार कर सके, यहाँ से जितना यहाँ के संपत्ति को उठाकर अपने कंट्री नीदरलैंड ले जा सके। तो यही उनका मुख्य उद्देश्य था। तो इसी क्रम में इन्होंने जो कपड़े का जो निर्यात होता था, वस्त्रों का निर्यात, वस्त्रों का निर्यात, यानी कि भारत के साथ जो था, वस्त्रों का जो निर्यात जो स्टार्ट किया था, वो किसने किया था, तो डचों ने शुरू किया था। वस्त्रों का निर्यात पहले डचों ने शुरू किया था। यहां से सामान वहां ले जाने लगा, वहां से सामान यहां ले आने लगे। फिर वस्त्रों का निर्यात के साथ साथ अफीम का भी निर्यात करने लगे थे, मसाला का भी निर्यात करने लगे थे। तो धीरे धीरे यहां से इनका व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी, तो इसके बाद डच के बाद, चूंकि यहां जो आए थे, हम जानते हैं, जैसे हम कालक्रम के अनुसार से देखते हैं, तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए 1498 में, और डच जो था आया था यहाँ पे, तो आया डच जो भारत में आया था 1596 में। लेकिन उसने जो अपनी जो वास्तविक सत्ता स्थापित करने का जो प्रयास किया था, व्यापारिक गतिविधियां चालू करने का प्रयास किया था, वो 1600 कब किया था, 1602 में किया था। ये जो था, ये डच लोग जो थे, वह 1602 में अपना पर सत्ता स्थापित किए। ठीक है, सत्ता स्थापित किए। तो ये 1602 में सत्ता स्थापित किए, लेकिन हम क्या जानते हैं, पहले हम क्या जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ही यहां पर अंग्रेज भारत में आ चुके थे।
ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों का जो बनाया जो कंपनी था, वो यहाँ पर आ चुका था भारत में। तो इन लोगों अब यहाँ पे एक अलग व्यापारी आ गए थे अंग्रेज लोग। तो हम जानते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब एक ही स्टेट पर, एक ही जगह पर दो सत्ता स्थापित होगी, एक तो डच था और एक अंग्रेज था, तो दोनों के बीच व्यापारिक गतिरोध बढ़ने लगा। तो दोनों ने क्या किया, समझौता करने का प्रयास किया। समझौता करने का के तहत अगर समझौता सफल नहीं हो पाया तो दोनों के बीच में फिर युद्ध जैसी स्थिति पनप गई थी अंग्रेज और डचों के बीच। तो इसी स्थिति को देखते हुए फिर 1559 में 1759 में जब अगर हम चलिए यहाँ से हम समझते हैं कि कोई भी हम विद्रोह की स्थिति कब उत्पन्न होती है किसी भी जगह पर, कि जब वहां पर कोई एक से अधिक सत्ता है, ठीक है, और दोनों अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं, अपने अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, अपना जो शक्ति है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं कि डच का ये इलाका था, ये था अंग्रेजों का इलाका था। तो जाहिर सी बात है कि जब ये डच लोग जो थे, जो यहां से जब धीरे धीरे अपना व्यापार स्थापित करना चालू किए, तो धीरे धीरे ये लोग क्या हुआ, बढ़ने लगे। उसी तरह से अंग्रेज भी धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। तो एक ऐसी स्थिति आई थी जब दोनों का जो क्षेत्र था वो क्या एक दूसरे में ओवरलैप करने की जगह पे स्थिति में आ चुका था। यानी कि अंग्रेज इसके व्यापारिक एरिया में चले जा रहे थे और डच जो थे इसके व्यापारिक एरिया में चले जा रहे थे। तो इस स्थिति में क्या हुआ, जब दोनों शक्तियां आपस में टकराई तो दोनों के बीच समझौता होने का प्रयास किया गया। लेकिन जब समझौता के तहत भी किसी कोई ठोस निर्णय नहीं निकाल पाए, तो 1759 में युद्ध हो गया था। और युद्ध कौन हुआ था, तो बेंद्रा का युद्ध हुआ था। 1759 में डचों और अंग्रेजों के बीच में बेंद्रा का युद्ध हुआ था, जिसमें से जो डच कंपनी थे वो हार गए थे और अंग्रेज क्या हुए थे, जीत गए थे। डच हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। कौन से में, तो अगर पूछता है कि सत्ता स्थापित करने के होड़ में जो दो व्यापारिक कंपनियां, एक अंग्रेजी और एक डच कंपनियां, दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था, तो 1759 में बेंद्रा का युद्ध हुआ था, जिसमें से क्या हुआ था, डच लोग हार गए थे और अंग्रेज लोग जीत गए थे। तो जब डच जब हारे तो अंग्रेजों का ये यहां पर भी इसका अधिकार स्थापित हो चुका था। जब अंग्रेजों का डचों के व्यापारिक क्षेत्र में धीरे धीरे इनका प्रवेश होना चालू हो गया था। तो जब प्रवेश होगा तो ये लोग क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पर डचों के एरिया में आकर अपना सत्ता स्थापित करने लगे, अपना शक्ति दिखाने लगे। तो यहाँ से फिर जो डच लोग जो थे, जो पहले व्यापार कर रहे थे, वो धीरे धीरे ये क्या हुए, पलायन करके फिर वापस जाने लगे, कहां पर, नीदरलैंड की तरफ धीरे धीरे वापस जाने लगे। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि डचों का जो शक्ति का जो पतन होना चालू हुआ था वो बेंद्रा के युद्ध के बाद ही हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेज शक्ति एक नई शक्ति के रूप में धीरे धीरे यहाँ पर भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में पनपना चालू कर दी थी। और इस प्रकार से हम डच का जो पतन देखते हैं, डच आए कैसे थे, डच का पतन कैसे हुआ, ये सब हम समझ चुके हैं। तो आज हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक दिन में ज्यादा पढ़ने से क्या होता है कि थोड़ा सा होच जैसा लगता है। तो हम आज इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हम समझ चुके होंगे कि कल पुर्तगाली के बारे में समझे, आज डचों के बारे में समझे, और अंग्रेजों ने किस प्रकार से यहाँ व्यापारिक कंपनी स्थापित की, यानी कि अंग्रेज का जो प्रवेश हो चुका था वह धीरे धीरे यहाँ पर आ चुका था। अंग्रेजी सत्ता का जो यहाँ पर स्थापना होने वाली गतिविधियां थी वो धीरे धीरे चालू हो चुकी थी। तो ठीक है, अगर आज का क्लास में जितना भी बताया गया वो लोग आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारे द्वारा अगर पढ़ाई जाने वाली बातों आप लोग को अच्छी लगे, लाभदायक हो, तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितना से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।